हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने 23B एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा और उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों के सॉल्व हो गए होंगे। तो हमने अपने पिछले टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म्स में एक इक्वेशंस थी जिनको कि हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे वेरीफाई किया था। तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे डिफ़िकल्टी लेवल था वो इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म्स में हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चंस के अंदर अगर लिखा हुआ है सॉल्व, अगर सॉल्व लिखा है किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब हमें वहां पर अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अननोन वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हम यूज कर रहे हैं उनके एंगल्स को फाइंड आउट करना है हमें। तो वो एंगल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो एंगल कैपिटल ए भी हो सकता है, वो एंगल बी भी हो सकता है, वो एंगल थीटा भी हो सकता है, वो एंगल फाई भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, तो आप लोग इस पूरे लेक्चर में ध्यान से पढ़िएगा। और आज हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं और आप लोग अपने पढ़ने के तरीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं अगर हम उनको भी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारी सारी टाइप्स कवर हो जाती हैं। तो अगर हमें अपनी किसी भी एक्सरसाइज में मैथ्स के या केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, बेसिकली मैं तो मैथ्स से आपसे कंसर्न हूँ, तो उसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो वही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। मतलब हमें जो अननोन एंगल दिया हुआ है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद किया हुआ है जिसके अंदर की डिफरेंट एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को पढ़ा है। तो अब इस टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है, अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर एंगल को रखने के बाद वैल्यूज यूज कर रहे थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज यूज कर रहे थे। इस टॉपिक के अंदर क्या होगा कि हमें जो वैल्यू है वो दी होगी, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल अभी तक जैसे हमने यूज किया था उसके एक रिवर्स ऑर्डर में उसको यूज करना है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू दी होगी जो कि हमने टेबल में पढ़ी है, और उन वैल्यूज को हमें देखकर एंगल बताना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जनरल मीनिंग है। तो यहाँ देखिए आप, हमारा जो एग्जांपल 7 है इसमें बोल रहे हैं फाइंड एंगल ए इफ साइन 2a इज इक्वल टू 1। तो एग्जांपल 7 में हमें बेसिक चीज को समझाया गया है बिल्कुल। तो आप देखिए कि साइन 2a का जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है साइन 2a 1 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, साइन 2a लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। अब हमें सोचना है कि साइन 2a है, मतलब जो फंक्शन यूज हो रहा है वो साइन फंक्शन यूज हो रहा है। तो साइन फंक्शन के टेबल में जो 1 वैल्यू आती है वो कौन से एंगल पे आएगी, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो सबको याद होता है ये। तो हम यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम साइन 90 लिखेंगे, क्योंकि साइन के जो टेबल है हमारा, साइन की जो वैल्यूज है 0 से लेके 90 तक एंगल्स पर, उसमें सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जहां पर हमें वैल्यू 1 मिलती है। लेकिन हायर क्लासेस में जाके क्या होगा कि हमें वो वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे मिलेंगी। मतलब एक वैल्यू पर बहुत सारे एंगल निकल सकते हैं या बहुत सारे एंगल्स पर एक वैल्यू निकल सकती है। लेकिन हमारी 9th और 10th स्टैंडर्ड में हम डिफरेंट जो हमारे एंगल्स हैं उन पे डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। कहने का मतलब है कि हर एंगल पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा कि साइन 2a जो है वो साइन 90 के इक्वल हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सारे बच्चे समझो, राइट साइड में लिख के बता रहा हूं मैं। अगर साइन 2a इक्वल टू साइन 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि साइन से साइन कैंसिल करके 2a इज इक्वल टू 90 कर दिया हमने। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि ये साइन जो है ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है। तो इसको साइन से साइन यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आपने साइन से साइन कैंसिल कर दिया इसका मतलब साइन एक टर्म हो गई इसकी, लेकिन वो टर्म नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास, अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास 2x जो है ये सपोज 30 डिग्री के बराबर है, तो हम कहते हैं कि हमने दोनों साइडों में साइन की रेशो ले ली, मतलब साइन फंक्शन हमने लगा दिया। ये साइन फंक्शन कहलाया जाता है। तो जब हम साइन फंक्शन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तब ये साइन 2x इज इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा। तो अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें तो क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट फंक्शन को रिमूव करना है। बस ये शो करके नहीं दिखाना कि आप उसको कैंसिल नहीं हो रहा है, वो काट नहीं रहे हम उसको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट है इसके अंदर
नेक्स्ट स्टेप में 2a इज इक्वल टू 90 कर दिया गया, मतलब साइन फंक्शन को रिमूव कर दिया गया। जैसे साइन फंक्शन को लगा सकते हैं वैसे साइन को रिमूव कर सकते हैं। तो 2a जब 90 के इक्वल, नेचुरल सी बात है कि साइन 2a साइन 90 के इक्वल है, तो 2a की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो यहाँ से एंगल a की जो वैल्यू निकल के आएगी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब देखिए, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है 2 cos 3a इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 cos 3a 1 के इक्वल है। अब होता क्या है, जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के टर्म्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि cos, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जब उनको यूज कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में और एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसके कॉफिशिएंट को देखना है। अगर उसके आगे कोई भी कॉफिशिएंट है, जैसे कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, इस कांस्टेंट को आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के अंदर जो कॉफिशिएंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, उनको रिमूव कर कर ही वो सॉल्व होंगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप देखिए लेफ्ट साइड में 2 cos 3a 1 के बराबर था, तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है साफ कि कॉफिशिएंट 2 लगा हुआ है। तो इस 2 को सबसे पहले शिफ्ट करना है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू सारी एक साइड में जाएंगी और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है या जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो एक साइड में आएगा। सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो भी कांस्टेंट है वो राइट साइड में हमें उसको कंपेयर करने के लिए यूज करनी पड़ेगी या सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 को शिफ्ट किया 1 के पास, तो यहाँ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos 3a की वैल्यू हो गई 1/2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो cos 3a को हम टच नहीं करेंगे, 1/2 हमें देखना है कि cos थीटा की टेबल में कौन से एंगल पे वैल्यू होती है। तो हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम 1/2 को cos 60 लिखेंगे। इसके बाद जो cos और cos आपको दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं कोसाइन फंक्शन, वो रिमूव हो जाएंगे, कटेंगे नहीं, रिमूव हो जाएंगे। तो 3a की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगी और यहाँ से एंगल a की वैल्यू हमें 20 मिलेगी। है बहुत सिंपल कंसेप्ट, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अपने क्वेश्चन के स्टेप्स को समझेंगे और उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। अब हमारा थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें लिखा है, उसमें फैक्टर बने हुए हैं दो, sec a माइनस 2 इंटू tan 3a माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर दोनों फैक्टर है और वो 0 के इक्वल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक डिफरेंट टाइप की है जिसमें कि फैक्टर बने हुए हैं पहले से ही। तो sec a माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई tan a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दो फैक्टर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। आप लोग ध्यान से समझो, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास sec 2a माइनस 2 इंटू tan 3a माइनस 1 0 के इक्वल है, तो हमारे जो कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर दो टर्म है, दो टर्म दिखाई दे रही है हमें। एक है sec 2a माइनस 2 जो फैक्टर है, हम इसको दो फैक्टर्स बोल सकते हैं, और एक है tan 3a माइनस 1। ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो आपको मालूम है कि जब दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट हमें दे रखा है 0। इसका मतलब ये है कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, वो कब हो सकता है। अब इसमें केसेस बनते हैं, या तो sec 2a माइनस 2 0 हो जाएगा, पहला फैक्टर 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड फैक्टर भी 0 हो जाना है, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट 0 हो जाना है। ये भी हो सकता है कि सेकंड फैक्टर 0 हो, सेकंड टर्म 0 हो, तो उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों 0 हो, क्योंकि 0 इंटू 0 भी 0 ही होता है। तो इसका जो रिजल्ट 0 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नंबर। अगर राइट साइड में इक्वेशन में 0 है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल पार्ट है, तो उस वेरिएबल पार्ट को फैक्टर बनाकर हम लोग अलग अलग फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के जो पॉसिबल कंडीशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन जो मुझे पॉइंट बताना है वो क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता sec a माइनस 2 इंटू tan 3a माइनस 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, सपोज 1 होता है यहाँ पे। तो बच्चे इस चीज के, इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी ये ना समझें कि हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि एक बार हम sec a माइनस 2 को 1 के इक्वल करेंगे और एक बार tan 3a माइनस को 1 के इक्वल करेंगे। ये यहाँ पर फॉलोअप नहीं होता है, जिस बात को मैं बता रहा हूँ आपको। राइट साइड में अगर 0 है तभी जो इक्वेशन के फैक्टर्स हैं उनको हम 0 के इक्वल रखते हैं, और अगर राइट साइड में कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को आपको आगे सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में राइट साइड में 0 है,
इसका मतलब क्या होगा कि पहली जो कंडीशन है वो है sec a माइनस टू, तो फर्स्ट वेक्टर 0 के इक्वल हो सकता है और सेकंड वेक्टर भी 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो यहाँ से sec a माइनस टू 0 के इक्वल है, तो यहाँ से sec a की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैंने अभी बताया आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं, अगर उनको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ रहा है तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल सी एक कंसेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक साइड में और उसकी कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड में। तो यहाँ से हमने -2 को ट्रांसपोज कर दिया राइट में, तो sec a की वैल्यू 2 बन गई। अब हम sec a को टच नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 को देखेंगे हम कि sec जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है उसके अंदर sec के अंदर 2 वैल्यू कौन से एंगल पर होती है, तो हमें पता है वो sec 60 की वैल्यू होती है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, sec 60 लिख सकते हैं। देखो समझो बात को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, हमें पता है कि 1 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर हमें आंसर दे रहा है। हमें मालूम है sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख पाते हैं। और भी हमारे पास वो हैं, जैसे कि cosec के अंदर cosec 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सिमिलरली sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो ये 1 तो हमारा एक मैक्सिमम क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन हमारा साइन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, अगर हमारे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा है तो हम साइन 90 को यूज करेंगे। और यही 1 अगर हमारे क्वेश्चन में कॉस थीटा के टर्म्स में क्वेश्चन है तो कॉस 0 यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में देखना है कि हमें कौन से अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू को हम अपने टेबल में देख रहे हैं। तो ये सब जानते हो आप लोग इस बात को, लेकिन ये बार बार रिवाइज करना जरूरी इसलिए होता है ताकि आप लोग इसमें गलती ना करें सॉल्व करते हुए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे थे कि जो sec a है वो 2 के बराबर है, तो हमें sec थीटा की वैल्यूज को देखना है बस। तो sec 60 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो एंगल a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा फैक्टर भी था, tan 3a माइनस 1 0 के इक्वल था, तो यहाँ से tan 3a की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि tan 3a आ गया और 1 के इक्वल है, तो 1 को देखेंगे कि tan थीटा की कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, दैट इज tan 45। तो इसका मतलब यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि 3a 45 डिग्री के बराबर होगा, इस कारण से एंगल a क्या होगा, 15 डिग्री भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ गए, एक आ गया हमारा एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दूसरा आंसर क्या हो गया, एंगल a इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो दोनों आंसर आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल की वैल्यूज हमारी पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड, तो हमारी जो फिगर यहाँ पर बनी हुई है उसमें से हमें कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो मैंने इस फिगर को यहाँ पे एलॉबरेट करके बड़ा बना लिया। देखिए आप, ये फिगर हमारे पास है। तो इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे एंगल बी हमें दे रखा है 90 डिग्री, एंगल ए हमें दे रखा है x डिग्री, एंगल ए x डिग्री है, AC की लेंथ y दे रखी है, परपेंडिकुलर x के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है जो BC है उसकी लेंथ √3 दे रखी है और AB की लेंथ 1 दे रखी है। तो इन वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके रेस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन एक्सप्रेस्ड है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि आप बताइए फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x डिग्री, tan x डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में tan x डिग्री को निकालना है, तो नेचुरल सी बात है कि जो एंगल x है उसके रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज को देखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि एंगल x के सामने अगर हम फिगर में देखें तो जो x के सामने वाली साइड है √3 वो हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी, क्योंकि आप लोग अब इस समय मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस बात को समझते हैं। तो एंगल x डिग्री हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है और इसके हेल्प से हम अपनी tan x डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो tan थीटा आपको मालूम है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan x डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर √3 और बेस क्या है 1 है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई tan x डिग्री की √3 के इक्वल। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट में, और उसमें पूछा गया कि x डिग्री की वैल्यू निकालो। नेचुरल सी बात है कि पहले उसने tan x डिग्री की वैल्यू पूछी जो कि √3 आ गई, लेकिन अब वो सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि आप बताइए कि tan x डिग्री की जो वैल्यू है वो एक्चुअल एंगल कितना होगा। तो हमने देखा कि tan x डिग्री √3 के बराबर है, तो जब tan x डिग्री √3 के बराबर है तो हम tan थीटा की वैल्यूज को देखेंगे। तो tan x डिग्री हमारा, जब हम इसको, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई भी करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा tan x डिग्री है वो √3 के इक्वल है। तो इसका मतलब tan x डिग्री की जो वैल्यू है उसको हम √3 जो वैल्यू है उसको देखेंगे कि tan के टेबल में कहाँ पर होती है, तो दैट विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई,
60 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है, जिसको कि आप इजीली कर सकते थे। अब हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट चालू होता है। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x डिग्री। cos x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो cos x डिग्री है, क्योंकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं, वो एंगल हमें पता लग चुका है, तो हमें cos x डिग्री का मतलब हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 पता होता है, तो x एंगल को हम यूज कर रहे हैं। अब फोर्थ पार्ट के अंदर बोल रहे हैं यूज साइन x डिग्री टू फाइंड y। साइन x डिग्री को यूज करते हुए y की वैल्यू निकालो। तो आप अपने फिगर के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता लग चुकी है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ अपने फिगर में। x की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। अब हमें 60 डिग्री को यूज करना है, तो वो कह रहे हैं कि साइन x डिग्री की हेल्प से y की वैल्यू निकालो। तो आप देखिए इस फिगर के अंदर अगर हम साइन 60 डिग्री को यूज करें, तो साइन 60 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देख पा रहे होंगे परपेंडिकुलर की लेंथ √3 है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारी y है, जिसको कि हमें फाइंड आउट करना है। और साइन 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से जो वैल्यू है वो होती है √3/2। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो सकता है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो y है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर की एक फिगर बनी होगी और उस फिगर के अंदर कुछ अननोन वैल्यूज होंगी, जिसको कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कॉन्सेप्ट से और ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टैंडर्ड एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो टेबल जो है उसकी हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग जब भी हमारे इस मीडियम के थ्रू पढ़ते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर सामने रखा करिए, एक रफ कॉपी सामने जरूर रखा करिए। टेक्स्ट बुक को अगर सामने रखोगे तो वहां से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और अगर आप साथ में सॉल्व कर लें, इसको पॉज करके सॉल्व करें क्वेश्चन को साथ साथ में, तो वो दैट इज मच बेटर। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ 4 sin स्क्वायर x डिग्री -3 इज इक्वल टू 0 एंड x डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड sin x डिग्री एंड x डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में वो सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 sin स्क्वायर x डिग्री -3 के बराबर है। 4 sin स्क्वायर x डिग्री -3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सबसे पहला जो काम हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी है, देखिए राइट साइड में 4 sin स्क्वायर x डिग्री -3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो साइन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है sin स्क्वायर x डिग्री यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके कोफिशिएंट को रिमूव करना है, सबसे पहला काम। और इसको मैंने किस तरीके से बताया था आपको कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है अगर सॉल्व करना है अगर इक्वेशन को, तो उसको एक साइड में ले जाएंगे और कांस्टेंट सारे एक साइड में कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर x डिग्री की जो वैल्यू है ये 3/4 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ से साइन x डिग्री की वैल्यू निकलेगी √3/2। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो साइन x डिग्री की वैल्यू जो है √3/2 हमें देखना पड़ेगा कौन से एंगल पर होती है, तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर x डिग्री हमारा 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमें साइन x डिग्री पूछा गया था, जो कि हमें यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का इसका, और जो दूसरा पार्ट था उसमें x डिग्री की वैल्यू पूछी थी, वो हमारा ये रहा आंसर। तो हमें दोनों आंसर अपने यहाँ पे मिल जाते हैं अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। अब आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल 10। वहां पर हम लोगों को जो क्वेश्चन है उनके अंदर एंगल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इफ, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 4 sin a sin 2a + 1 -2 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन गिवन है। इसको हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल पार्ट है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे फंक्शंस उनको एक साइड में लेके आना है और जो कांस्टेंट उनको दूसरी साइड में लेके जाना है। उसके बाद फिर हम लोग अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम अपने सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे कि 4 sin a sin 2a + 1 -2 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a के इक्वल था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो आपको 2 sin a दिखाई दे रहा है, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आप देखिए क्या होगा, 4 sin a sin 2a -2 sin 2a, 2 sin a जो राइट साइड में था वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2 sin a + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर इसके फैक्टर बनाने हैं।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक ऐसी स्पेशल टाइप की इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसके अंदर की एंगल्स डिफरेंट हैं, ये ध्यान रखना है बहुत। एक ए और 2a दोनों यूज हो रहे हैं इसके अंदर, और जब एंगल्स डिफरेंट होंगे तो नेचुरल सी बात है आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सॉल्व नहीं हो सकती आपस में, उसको हमें फैक्टराइज ही करना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4 sin a sin 2a माइनस 2 sin 2a, इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 sin 2a कॉमन आ रहा है। तो हमने इसमें से फर्स्ट 2 टर्म में से 2 sin 2a कॉमन ले लिया, तो आप देखिए क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 2 sin a बचेगा और नेक्स्ट टर्म में -1 बचेगा। अब हमारी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर जो बाकी की 2 टर्म बची हमारी -2 sin a +1, इसमें से हम -1 अगर कॉमन ले लें तो 2 sin a -1 बच जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ये स्टेप है इसके अंदर हमें जो फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 sin a -1 और 2 sin a -1 दोनों के अंदर से फर्दर कॉमन आ सकता है। तो 2 sin a -1 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर बचेगा वो होगा 2 sin 2a -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा फैक्टराइजेशन जानता है, क्योंकि आप लोग अलजेब्रा के अंदर उस फैक्टराइजेशन को पढ़ के आते हो, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 फैक्टर्स हम मिल गए। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था कि अगर हमें 2 फैक्टर 0 के इक्वल है तो हम उनको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले 2 sin 2a -1 को 0 के इक्वल करेंगे और दूसरा फैक्टर 2 sin 2a -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो 2 आंसर होंगे इसके। तो सबसे पहला फैक्टर है 2 sin a -1 इज इक्वल टू 0। तो नेचुरल सी बात है, अब यहाँ पर आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि हमें जो कांस्टेंट है सबको राइट साइड में शिफ्ट करना है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को उसकी इक्वल करना है। तो यहाँ से हम अगर सिंप्लीफाई करें तो साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब हमें देखना है कि साइन ए आ चुका है, 1/2 साइन थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पर होती है, दैट इज साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 30 डिग्री मिल गई। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 2 sin 2a -1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक तरफ लेके जाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो sin 2a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो sin 2a तो हम टच नहीं करेंगे, लेकिन 1/2 हमें मालूम है sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। जब कंपेयर करेंगे तो 2a की वैल्यू 30 डिग्री की इक्वल हो जाएगी। तो हमें तो एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंगल ए हमें 30 मिल गया और एंगल ए 15 मिल गया। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हुए, 30 डिग्री और 15 डिग्री। अगर अब आप सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में क्या है, 2 sin square a - 3 sin a + 1 इज इक्वल टू 0। 2 sin square a - 3 sin a + 1 इज इक्वल टू 0। इस बात को मैं पहले एक इक्वेशन से समझा देता हूं आपको कि फैक्टराइज कैसे करना है। देखिए ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है, 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें मैंने वेरिएबल x ले लिया है साइन ए की जगह पे, ताकि मैं समझा पाऊं आपको। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि हमें फैक्टर बनाने हैं, मतलब जिसकी डिग्री 2 है। तो इसको फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है। देखिए ध्यान से, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ये एक अलग चीज है, अलजेब्रा की चीज है। x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना है, इस 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब जो भी इक्वेशन अगर हमें ऐसी आएगी फैक्टराइज करने के लिए तो ये तरीका होता है इसका। तो हम 2 और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी जो मिडिल टर्म है, जो सेंट्रल टर्म है, उसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो हमें ये देखना है कि जो ये मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो हम 2 के फैक्टर देखेंगे तो हमें मालूम है कि 2 × 1 है ना। तो बेसिकली एक ही फैक्टर निकल के आ रहा है, 2 × 1। तो ये जो 2 फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, इन 2 फैक्टर्स को अगर हम यूज करें प्लस करके या माइनस करके, तो क्या ये नंबर 3 आ सकता है। तो हम जानते हैं कि 2 और 1 को ऐड करके 3 आता है, बस इतना मालूम होना चाहिए आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये हो जाएगा 2x², ध्यान से समझना सारे बच्चे, ये बन जाएगा 2x² माइनस को लगे रहने देंगे, x को लिखे रहने देंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर आप लिख देंगे 2 + 1। जो ये फैक्टर आपको नजर आ रहा है 2 × 1, इसको हमने प्लस करके 3 मिल गया हमें यहाँ पे। जब हम 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को हमने ब्रेक कर देना है 2 + 1, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है 2 टर्म्स के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ था, +1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x² - 2x -x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 4 टर्म मिल गई। तो हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। अब
हमेशा फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2x, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। अब आप सिर्फ इस फैक्टर को देखो x माइनस 1 को, और अपने आगे के दो फैक्टर देखो क्या थे, माइनस एक्स प्लस 1, तो ये फैक्टर हमें यहाँ पर बनाना है, तो हम इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 1 बन जाएगा। आपको मालूम है माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमें इजीली नजर आ रहा है कि दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ सकता है। जब दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2x माइनस 1। तो ये हमारे फाइनल फैक्टर निकल के आ गए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो हमारे फैक्टर निकले, यही फैक्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो इस जगह पे ये रहे, सेम फैक्टर्स है। देखो सिर्फ x की जगह पे साइन ने पुट किया है। ये जो अलजेब्रा का कंसेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसको हम बहुत सारे मैथ्स के अलग अलग जगहों पे अप्लाई करते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन जो है अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आप अपने लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन पार्ट में आ जाओ, देख लो सारे बच्चे ध्यान से कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो सेंट्रल टर्म थी उसके अंदर 3 था, -3, और हमारे कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 2 था। तो आप देखो -3 को हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमने कैसे किया, देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म 2 साइन स्क्वायर हो गई, मिडिल टर्म जो सेंटर वाली टर्म है -3 साइन है, उसको लिख सकते हैं -2 साइन है माइनस साइन है, जैसे मैंने यहाँ पर x के टर्म्स में ब्रेक किया था, और +1 एज इट इज आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन है कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से, तो क्या बचेगा अंदर, साइन है -1, और बाकी की 2 टर्म में से -1 कॉमन लेंगे तो साइन है -1 आ गया। अब इन दोनों में से साइन ए -1 कॉमन ले लेंगे, तो साइन ए -1 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, 2 साइन ए -1, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। देखो सेम फैक्टर है, बस x की जगह साइन ए रखना है। तो अगर हमें कभी ऐसी दिक्कत आती है तो हम ऐसे अलग से रफ में साइन ए या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो यूज हो रहा है उसको x मान के फैक्टर बना के यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो, साइन ए -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन ए -1 0 होगा तो साइन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन ए की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 डिग्री पे होती है, तो एंगल ए 90 आ गया। अब सेकंड फैक्टर क्या है, 2 साइन ए -1, उसको 0 को इक्वल करो, तो नेचुरल सी बात है कि ये 2 साइन ए -1 अगर 0 होगा तो मैंने क्या समझाया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के कॉफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब कॉफिशिएंट उसका हटाना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एक साइड में लेके आएंगे साइन ए, और कांस्टेंट वैल्यू सारी राइट साइड में शिफ्ट कर दी हमने 1/2। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 हो गई यहाँ से। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, साइन 30 डिग्री पर होती है, तो एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री भी निकल के आ गई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, एंगल ए 90 हो सकता है या फिर एंगल ए 30 डिग्री भी हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। अब तो जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट हमारा इतना मुश्किल नहीं है जितना कि सेकंड पार्ट था। तो सेकंड पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सेकंड पार्ट काफ़ी अच्छा है एग्जाम में, और ये ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हो कि जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो नेचुरल सी बातें इंक्रीज होना है। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए 3 cot स्क्वायर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो कभी भी ना इससे डरना नहीं है कि ये एंगल कैसा आ गया अंदर या स्क्वायर हो रहा है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखिए, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है cot स्क्वायर x माइनस 5 डिग्री, बस इसको पकड़ लो, और जितने कांस्टेंट है सबको राइट में ले जाओ। तो कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दिया तो 1/3 हो गया। अब इस स्क्वायर को हटाना है। देखो हमें यहाँ पर धीरे होना क्या है, देखो मैं इसको एक सरल इजी मेथड से समझाता हूँ आपको, कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि ये है cot स्क्वायर, एंगल ले लेते हैं थीटा, और इसके आगे सपोज 3 लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, ठीक है। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सॉल्व मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा तो बहुत अंदर जाके बंद हो रहा है भाई, तो धीरे धीरे करके थीटा को फ्री करना है। और थीटा को सबसे पहले फ्री करने के लिए सबसे पहले क्या हटेगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले हटेगा 3, उसके बाद क्या हटेगा, स्क्वायर। ये 2 काम करने हैं आपने। तो सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे, तो 3 को हटाने का मतलब क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। उसके बाद इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cot थीटा इज इक्वल टू रूट लगाना पड़ेगा राइट साइड में, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट। मतलब आपको मालूम है cot स्क्वायर थीटा का मतलब है cot थीटा का होल स्क्वायर है वो। अरे cot स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या है, देखो cot स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, दैट इज cot थीटा का होल स्क्वायर। आप जानते हो इस बात को, तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा पहले। अब यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। इसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट देखो यहाँ लग रहा है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो cot स्क्वायर, सबसे पहले हमने 3 को हटाया, तो cot स्क्वायर x माइनस 5 1/3 हो गया। ध्यान से देखो,
अब अपने सॉल्यूशन पार्ट में हमें स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो कॉट x माइनस 5 1/√3 के बराबर हो गया, स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। और 1/√3 क्योंकि कॉट x माइनस 5 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट x माइनस 5 डिग्री 1/√3 कौन से एंगल पे होता है, तो हमें मालूम है कॉट 60 पे होता है, टेबल याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जब हम कंपेयर करेंगे तो जो एंगल हमारा x माइनस 5 है वो 60 के बराबर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग, ये एग्जाम्पल ही नो डाउट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने इसकी नेक्स्ट पार्ट पर। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वाला, उसके अंदर भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दी हुई है। आप सब देख पा रहे होंगे कि जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2-3 चीजों को ध्यान देना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज हो रहे हैं, जिसके अंदर कि एक अननोन एंगल है, दूसरा नोन एंगल है। तो हम साइन स्क्वायर 2x को तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिलहाल फर्स्ट स्टेप में। और साइन स्क्वायर 60 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 60 का मतलब हो गया साइन 60 का होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा, राइट साइड में 1 था, माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया, जिसको कि राइट साइड में ले जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/4 आ गई। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अब स्क्वायर हटेगा, तो जब स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में रूट लग जाएगा, तो इसका मतलब साइन 2x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो साइन 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 के बराबर हो गई। इसका मतलब जो साइन 2x है वो हमारा 1/2 कौन से एंगल पे होता है, साइन 30 डिग्री के एंगल पे होता है। और साइन 30 डिग्री का एंगल अगर हम लिख सकते हैं तो 2x को कंपेयर करेंगे तो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। इस जगह पर हम x की वैल्यू को 15 देख सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको अगर आप ध्यान, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें लिखा है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी इज फर्दर इक्वल टू √3/2। तो सबसे पहले हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये प्रोपोर्शन टाइप हमें एक कंडीशन दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से दो कंडीशंस को अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो साइन a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी किसके इक्वल है, कॉस a प्लस a माइनस बी के फर्दर √3/2 के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। मतलब साइन a प्लस बी को हमने √3/2 के इक्वल किया सबसे पहले। अब हम इसी के पैरेलल में एक और इक्वेशन बना लेते हैं, और वो इक्वेशन बनेगी cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। cos a माइनस बी √3/2 के इक्वल है। अब ये जो a प्लस बी a माइनस बी दिखाई दे रहा है, ये साइन के लिए पूरा एक कंप्लीट एंगल है, इसको हम साइन थीटा बोल सकते हैं। तो साइन a प्लस बी जो है वो √3/2 के इक्वल है। इसका मतलब साइन a प्लस बी को हम लिख सकते हैं √3/2। साइन थीटा के टेबल में वैल्यू कब आती है, साइन 60 डिग्री पे आती है। तो यहां से हमें पता लगा कि अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी जो है वो 60 के इक्वल हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई a और b के टर्म्स में, क्योंकि इस क्वेश्चन में a और b दो अननोन है। नेचुरल सी बात है, तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखो cos a माइनस बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो cos a माइनस बी नेचुरल सी बात है cos थीटा की तरह ट्रीट करेंगे इसको भी, एंड दैट विल बी इक्वल टू √3/2। तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है, तो हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री पे होती है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें मिला a माइनस बी। तो a माइनस बी हमारा किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के इक्वल हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही है हमें, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो a प्लस बी हमें क्या दे रखा है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और a माइनस बी क्या दिया हुआ है, हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लोगों जानते हो कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं टू वेरिएबल्स के अंदर। तो सिंपली आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो a प्लस ए है वो 2a बन जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए, और हमें 60 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 डिग्री। तो हमें एंगल a मिल गया। इस क्वेश्चन में एंगल a और एंगल b फाइंड आउट करना था।
अब एंगल ए की हेल्प से हम एंगल बी को निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 60 डिग्री दी हुई है। तो यहाँ से हमें एंगल ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 45 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अटैम्प्ट किया है, और इसके आगे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप पढ़िए और अपनी एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करिए। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको कंसिडर करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि अब आपको एग्जाम आने वाले हैं तो सबको प्रॉब्लम होगी, और हेल्प करना बहुत जरूरी होता है। दूसरे बच्चों की हेल्प जरूर करनी है, जैसे हम हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की, आप भी दूसरों की हेल्प करिए। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि हम यहाँ कुछ और सैम्पल पेपर्स वगैरह जो भी हम कोई आपके लिए एफर्ट करेंगे वो आपको इजीली मिल जाएगा। So I hope you all have understood how to solve the trigonometrical equations and stay healthy. Thank you very much.